हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोग बैलेंसिंग कर रहे थे ना, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर हम लोग बैलेंसिंग करना सीखे थे। कैसे किए थे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो पीछे पढ़े उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिखा गया है, कहता है कि भैया इसको बैलेंस करना है। क्या कहता है कि भैया इसको आपको बैलेंस करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड है और एल्युमिनियम सल्फेट है, ये मिक्स किए तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। देखो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, देखो BaCl2 ये हमारा बेरियम क्लोराइड है। ठीक, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4, Al2SO4 का थ्राइस। ठीक, क्योंकि एल्युमिनियम पे इसका जो वैलेंसी है 3 है, इसलिए इसका इसके नीचे जाता है। SO4 का 2 वैलेंसी होते हैं, इसलिए इसके नीचे जाता है। ये सब हम लोग सीखेंगे आगे। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये हमारा बन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले क्या काम करते हैं, वही काम करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने किया था। क्या किया था भाई, सबसे पहले LHS लिख लो, RHS लिख लो। ठीक है, इधर आप एलिमेंट्स लिख लो कौन कौन से हैं। एक तो बेरियम है भाई, एक तो क्लोरीन है, एक एल्युमिनियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। ये 5 एलिमेंट्स हैं इस बार। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। अब देखो, अब आप क्या करो, सबसे पहले इनको ओरिजिनल फॉर्म में लिख लो। इधर बेरियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, एल्युमिनियम कितना है 2, सल्फर कितना है 3 और ऑक्सीजन कितना है 4 3 12। बड़े बड़े हैं इस बार। ठीक है, चलो इधर बेरियम 1, सल्फर क्लोरीन 3, एल्युमिनियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ठीक, अब चलो हम लोग बैलेंसिंग करना सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दो, देखो ये इसके सामने इसे लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 1 है। आप क्या करो, सबसे पहले एल्युमिनियम को बैलेंस कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने 2 किया, यहाँ हमने 2 कर दिया, यहाँ 2 लिख दिया। तो अब देखो क्लोरीन भी चेंज हो गया। क्लोरीन कितना हो गया 6, तो अब क्लोरीन के आगे लिख लो 6। ठीक, अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पे अगर क्लोरीन को आप चेंज करते हो, क्लोरीन को अगर आप चेंज करते हो, क्लोरीन यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 है, तो क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या किया आपने, क्लोरीन को 6 कर दिया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके क्लोरीन 6 हो गया। क्लोरीन बैलेंस हो गया ना। अब लेकिन बेरियम यहाँ पे देखो 3 हो गया। अब इसको चेंज करने से बेरियम चेंज हो गया, बेरियम 3 हो गया। अब वहाँ पे बेरियम देखो 1 ही है, तो वहाँ पे भी क्या कर दो 3 कर दो। यहाँ बेरियम भी हमने क्या कर दिया 3 कर दिया। यहाँ 3 जैसे किया, अब देखो बहुत कुछ चेंज हुआ। सल्फर 3 हो गया, सल्फर 3 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया। अरे हो गया, बैलेंस हो गया। 3 3 6 6 2 2 3 3 12 12 हो गया बैलेंस। इतना ही करना था। देखो ऐसे कर लोगे तो आपको कितना आसानी हो रही है ना। बस जो चेंज करते जाओ उसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज हो रहा है उसको लिखते चले जाओ यहाँ पे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग बैलेंस कर दो। कितना आसान काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंसिंग हो गया। अब समझ में आ गया होगा। और भी करना है कि आगे बढ़ें? चलो आगे बढ़ें और फिर बाद में बैलेंस करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोग को। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हेडिंग डालिएगा स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या क्या स्पेशलिटीज है भाई? स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल इक्वेशन।
स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, तो इसको पॉइंट के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, ये क्या देता है आपको, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस, वी गेट द इंफॉर्मेशन about substance which are taking part and formed in the reaction इन द रिएक्शन। हमें ये बताता है कि भैया कौन कौन से चीज़ें यूज हो रही हैं और क्या बन रहा है। सबसे पहली चीज़ जानकारी हमें ये देता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होता है तो हमें इसके बारे में बताता है। ठीक, अब दूसरा क्या बताता है भाई, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which are either taking part जो या तो पार्ट ले रहे हैं, आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, या तो बन रहे हैं, आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, इन द केमिकल रिएक्शन। ये हमें ये बताता है। देखो क्या कैसे बताता है, जैसे अभी आपने लिखा था Mg + O2 गिव्स MgO। अब यहाँ से ये देखो बैलेंस्ड अभी नहीं है, बैलेंस्ड लिखोगे तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दोगे। जब ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमने लिख लिया, अब यहाँ पे ये क्या बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के। जैसे ये एलिमेंट है, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, इसके बाहर जो लिखा होता है वो उसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, ये 2 मॉलिक्यूल आपने मैग्नीशियम लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लिया, ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लिया, तो 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये कंपाउंड हो गया। ये दोनों तो एलिमेंट थे लेकिन ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपके एलिमेंट्स और कितने मॉलिक्यूल्स आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स टेक कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं रिएक्शन में, या कितने बन रहे हैं, इसके बारे में बताता है। ठीक है, अगला क्या बताता है, वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ वेट। We also get the information of weight. We also get the information. We also get the information of weight. हमें वेट के बारे में भी पता चलता है, ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के वेट के बारे में भी पता चलता है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमने लिखा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने गर्म किया तो क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2 गैस मिलेगी। ठीक है,
तो अगर आपने क्या किया, अगर 100 ग्राम CaCO3 लिया आपने, 100 ग्राम CaCO3 लिया तो आपको कितना बनेगा, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, इसलिए 100 ग्राम इधर है तो इधर भी 100 ग्राम ही बनेगा। तो 56 अगर ग्राम ये बन रहा है तो 44 ग्राम ये बनेगा। तो ये हमें वेट के बारे में ही बताता है। वी ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ वेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। वेट और रिएक्टेंट्स के वेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। नोट कर लीजिए, तो मैं इसको इरेज करूं। हो गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और क्या देता है भाई, और क्या जानकारी देता है, क्या क्या स्पेशलिटीज़ और हैं केमिकल इक्वेशन की। अब अगली स्पेशलिटीज़ जो है नेक्स्ट लिखिएगा, चौथा, इन केमिकल इक्वेशन इफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन केमिकल इक्वेशन, in chemical equation if any reactant or product, if any reactant or product, if in chemical equation if any reactant or product is in gaseous state, is in gaseous state, अगर वो गैसियस स्टेट में है, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, देन इट्स वॉल्यूम कैन ऑल्सो बी डिटर्मिन्ड, देन इट्स वॉल्यूम कैन ऑल्सो बी डिटर्मिन्ड, हम उसके वॉल्यूम को भी पता कर सकते हैं। कैन ऑल्सो बी डिटर्मिन्ड, हम उसके वॉल्यूम को भी पता कर सकते हैं। its volume can also be determined। और भी एक चीज़ और लिख लीजिए, इसको आप बाद में समझिएगा, अभी वैलेंसी जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे आपको। इन अ केमिकल इक्वेशन, in a chemical equation with the help of product, with the help of product, with the help of product, we can get information about the valency, we can get the information about valency, हम वैलेंसी के बारे में भी पता कर सकते हैं कि कितनी वैलेंसी होगी, ये भी पता किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके आपको समझाई देते हैं। जैसे आपने क्या लिया, Mg लिया, मैग्नीशियम लिया और इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया और ये बना लेता है MgCl2 प्लस और हाइड्रोजन रिलीज करती है। अब देखो वैलेंसी आप कैसे पता कर सकते हो। यहाँ देखो मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। तो अब देखो वैलेंसी कैसे पता करते हैं, वो प्रोडक्ट से पता करते हैं। यहाँ मैग्नीशियम था, इसने रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, MgCl2। इसका मतलब इसने कितने Cl के साथ रिएक्शन किया, Mg डिस्प्लेसेस 2 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन। Mg ने इस 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इस 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। तो इसका मतलब यहाँ से भी निकाल सकते हो कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, जितने क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा होगा। तो 2 क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। तो ये हम लोग बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो यहाँ से वैलेंसी आपकी मैग्नीशियम की कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो ये भी हम लोग चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई स्पेशलिटीज़ की।
क्या क्या स्पेशलिटीज थी हमने देख ली। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन है केमिकल इक्वेशंस के, अब उसके बारे में बात करते हैं। नोट कर लिया बच्चों। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं भाई, केमिकल इक्वेशन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन हेडिंग डालिएगा। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या लिमिटेशंस हैं भाई, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? देखो, सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली कमी क्या है इसकी एक बार बात कर लेते हैं। वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। वी डू नॉट गेट the information about physical state of reactants and products। हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ नई आइडिया लगा सकते हैं कि इक्वेशन को देख के, कि ये रिएक्टेंट एसिड है, लिक्विड है कि सॉलिड है, क्या है, गैस है, ये हम देख के नहीं बता सकते। ठीक है, ये पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है? नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ऑल। नो इंफॉर्मेशन about the concentration of reactants and products। इसके बारे में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, कितना कंसंट्रेशन है। ठीक है, और क्या तीसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, तीसरा लिमिटेशन क्या है? नो इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। नो इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि स्पीड ऑफ रिएक्शन कितनी है इसके बारे में भी हमें पता नहीं होता है। स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी हमें कुछ आइडिया नहीं होता है। और किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है भाई। चौथी चीज़ है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेवरेबल कंडीशंस। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन कैसे? फेवरेबल कंडीशंस जैसे कि आपका सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इन सारे फेवरेबल कंडीशंस के बारे में कांट बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। कुछ भी नहीं पता चलता है, कांट बी ऑब्टेन्ड। ड्यूरिंग रिएक्शन के समय में आप ये नहीं पता कर सकते हो कि इसमें कैटलिस्ट कौन यूज हो रहा है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें आप नहीं पता कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, और भी हैं, तो ये नोट कर लीजिए आप। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। नोट कर लिया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन?
5वां लिमिटेशन है, वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन, वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन whether the energy is released or given, रिलीज हो रही है या एनर्जी दी जा रही है, इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक, कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है। एब्जॉर्ब गिवन मतलब देना, एब्जॉर्ब की जा रही है या रिलीज कर रहा है, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है। वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन, वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन वेदर द रिएक्शन इज, whether the reaction is reversible or irreversible। आपका रिएक्शन इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है, इसके बारे में भी हम लोग आइडिया नहीं लगा पाते केमिकल इक्वेशन को देख के। ठीक है, और हम एक चीज और नहीं पता कर पाते, वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन, we don't get information about the precautions, about the necessary precautions to be taken, necessary precautions to be taken। कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके बारे में भी कुछ आइडिया नहीं होता है। ये क्या थी, ये सर्टेन लिमिटेशंस थी केमिकल इक्वेशंस की। अब हम लोग देखते हैं कि इनको हम ओवरकम कैसे कर पाएंगे, इन लिमिटेशंस को हम लोग ख़त्म कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि आप केमिकल इक्वेशंस को हम और इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, और इन्फॉर्मेशन कि मतलब हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जो अभी हमने लिमिटेशंस की बात की, अब उसी को ओवरकम कैसे हम लोग कर सकते हैं वो देखिए। देखिए, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जब भी हम सिंबल्स क्या लिखना चाहते हैं, फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हमें सिंबल लिखना होगा तो हम लोग सॉलिड के लिए एस लिखेंगे, लिक्विड के लिए एल लिखेंगे, गैस के लिए जी लिखेंगे, और एक्वेस सॉल्यूशन मतलब वाटर में अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन है तो उसको AQ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ली, ये क्या है, गैस है, इसके नीचे गैस लिख दिया, जी लिख दिया, इसका मतलब ये गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिया, प्लस आपने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस ले ली 2H2, ये भी क्या है, ये भी आपने की गैस है। ठीक, इन दोनों को आपने ले लिया और आपने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया और ये क्या बन गया, ये बन गया CH3OH, CH3OH ये बन गया। अब ये क्या है, ये है लिक्विड, इसके नीचे L लिख दिया। ठीक, तो ये अब हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। गैस इवॉल्व इन रिएक्शन इज शोन बाई सिंबल एरो। अगर कोई गैस निकल रही होगी तो उसको आप एरो से डिनोट करोगे। निकल रही होगी मतलब इधर नहीं लगाएंगे, प्रोडक्ट में हमेशा लगाएंगे। अगर निकल रही होगी तो एरो लगा देंगे ऊपर की तरफ, उसका मतलब वो गैस है। प्रेसिपिटेट फॉर्म इन द रिएक्शन इज शोन बाई सिंबल डाउन एरो। अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट बन रहा होगा मतलब जो चीज़ दो चीज़ आपने मिलाया और कोई सॉलिड चीज़ बन रही है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, डाउन एरो लगा दोगे, जिससे आपको चीज़ समझ आएगी कि वो प्रेसिपिटेट है, वो सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट में बी रिटन ऑन द एबव और बिलो द एरो। आप अगर कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो, टेम्परेचर दिखाना है, प्रेशर दिखाना है, तो आप उसको एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिख दो। जैसे यहाँ पे आपको प्रेशर रिप्रेजेंट करना है तो आपने क्या लिखा है कि 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपने इसको रखा हुआ है 340 ATM। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि आपने इसके ऊपर 340 ATM का प्रेशर अप्लाई किया है। तो अब इसमें किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका मेथनॉल में कन्वर्ट हो गया CH3OH। ठीक,
तो ये चीज़ हो गई, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं और भी कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। लिख लिया बच्चों? चलिए 4 हो गया, अब आगे चलते हैं। अभी मैं सबके एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अगर देखिए पांच, रिवर्सिबल रिएक्शन इज डिनोटेड बाय रिवर्सिबल reaction is represented by इसको इस एरो से हम लोग डिपेंड कर देते हैं। इसका मतलब है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्स मतलब इधर से उधर भी बन सकता है, उधर से इधर भी बन सकता है। H2 + O2 गिव्स H2O और H2O से आपका H2 + O2 भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हो गया। अगला देखो, द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द केमिकल रिएक्शन, द हीट एब्जॉर्ब्ड इन केमिकल रिएक्शन, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है केमिकल रिएक्शन में, इज रिटेन ऑन द राइट साइड, इज रिटेन ऑन राइट साइड। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको आप कहाँ लिखोगे? राइट साइड, बाई पुटिंग निगेटिव साइन, बाई पुटिंग निगेटिव साइन। एंड हीट इवॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन, एंड हीट इवॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन इज रिटेन ऑन राइट, is written on right side, on right side by putting प्लस साइन। ठीक है, अगर प्लस साइन के साथ लगाओगे राइट साइड में तो वो आपका हीट इवॉल्व हो रही है, निगेटिव साइन लगाओगे तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे आपने एक इक्वेशन लिखा N2 + 3H2, आपने N2 लिया और 3 हाइड्रोजन लिया तो आपका क्या बना? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए लिख लिया और ये बन गया 2NH3, 2NH3। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हीट निकलेगी तो ये होगा 22,400 कैलोरी, इतनी कैलोरी हीट निकल रही है। ठीक है, अगर आपने N2 + O2 ले लिया, नाइट्रोजन + ऑक्सीजन ले लिया, ये भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे बनेगा 2NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, लेकिन अब यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी -43,200 कैलोरी। आप या तो इसको इधर प्लस लिख दो तो भी चलेगा, इस हीट को इधर प्लस लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्म में इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, टू एक्सप्रेस the concentration dilute or concentrate will be written। आप क्या करते हो? अगर मान लो आपको कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लिखोगे? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड लिख लोगे। जैसे Mg + H2SO4, Mg + H2SO4, ये क्या बनाएगा? MgSO4 + H2, MgSO4 + H2। अब यहाँ पे आपने डाइल्यूट लिया, कंसंट्रेटेड लिया है, उसको नीचे लिख लो, यहाँ पे ये लिख लो डाइल्यूट है, ये हमारा डाइल्यूटेड H2SO4 है। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कैसे आप इक्वेशंस को और मोर इन्फॉर्मेटिव लिख सकते हो, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी मैंने आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास में बच्चों इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग चलेंगे, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी हम केमिकल इक्वेशन के टाइप की बात किए थे, अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।